हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्विक टॉक। आई एम योर होस्ट फरहान अहमद। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा जनाब आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वनडे इंटरनेशनल हरा दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की जो ओडीआई सीरीज चल रही थी, सेकंड मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है, वो भी 9 विकेटों से। और पहले ऑस्ट्रेलिया को 163 पे आउट किया, फिर 9 विकेटों से चेज कर लिया। Complete and utter dominance by Pakistan cricket team in Australia in Adelaide Oval, by the way. So यार मैं कहता हूँ जुम्मे का आज दिन है, मैं जुम्मा पढ़ के आया, ठीक है, जुम्मे की नमाज से जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि यार पाकिस्तान जीत गया। इट वॉज अ कंफर्टेबल विक्ट्री। सो ये कितनी की मैं कहता हूँ खूबसूरत न्यूज़ थी, और क्या एक शानदार दिन है ऑब्वियसली। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान टीम को फतह नसीब हुई है। आज हम इसी पे बात करेंगे, और हमारे पास काफ़ी कुछ है बात करने के लिए, ठीक है। में इसको थोड़ा सा नहीं डिटेल में जाके बात करेंगे, इस विन को एनालाइज करेंगे हम। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। स्टार्ट हम करते हैं जनाब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग से। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के जो प्रोज एंड कॉन्स थे उनकी। देखो सबसे बड़ा जो प्रो आता है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का, वो हमेशा से यही है कि ये अटैक करते हैं। ये जब आते हैं ग्राउंड में तो इनकी एक ही स्ट्रेटजी होती है कि हमने मारना है। इन्होंने कुछ खास प्लेयर्स रखे होते हैं जिनका पर्टिकुलरली यही काम होता है कि जाओ जाके मारो, और कुछ प्लेयर्स वो होते हैं कि जिन्होंने थोड़ा दरमियान में चलना होता है, ना बहुत स्लो ना बहुत तेज, बस वो दरमियानी राह इख्तियार करते हैं और चलते रहते हैं। सो यही ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटजी थी आज भी। पहले टॉस जीता मोहम्मद रिजवान ने, पाकिस्तान जो है वो सेम प्लेइंग 11 के साथ गया था। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि जी हम यहाँ पे बॉलिंग करेंगे। उस वक्त ये डिसीजन बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि यार यहाँ पे तो पिच जो है ना थोड़ी सी बैटिंग को फेवर करनी थी, तो आप पहले बैटिंग कर लेते, आपने ये काम क्यों किया। दूसरी एक राय ये थी जो कि बहुत माइनॉरिटी में थी, कि यहाँ पे जो पिच है वो सेकंड इनिंग्स में थोड़ी फ्लैट हो जाएगी और फर्स्ट इनिंग्स में बॉलर्स को हेल्प मिलेगी। तो ये एक डिबेट चल रही थी, लेकिन ये एक तरह से डिबेट नहीं भी थी, क्योंकि एक राय जो थी वो बहुत ज्यादा थी और एक राय जो थी वो बहुत ही कम थी। यानी कि अगर इधर 100 बंदे बोल रहे थे ना, तो इस जगह पे 2 बंदे बोल रहे थे, 2 से 3। तो ये चीज थी। लेकिन फिर एट द एंड हमने देखा कि मोहम्मद रिजवान का जो डिसीजन था वो ऑब्वियसली ठीक था। जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स ने डोमिनेट किया और जिस तरह फिर पाकिस्तान के बैटर्स ने आकर डोमिनेट किया, और बड़ी ही जबरदस्त किस्म की डोमिनेशन थी। ऑस्ट्रेलिया तो अपनी गेम खेल ही रहा था, लेकिन फिर हमने उनको उन्हीं की गेम पे मजबूर करके हमने उनको आउट किया। उन्हें हमने एक शौक दिया बहुत बड़ा कि आप खेलें अपनी गेम, आप अपने होम पे खेलें, लेकिन हम आपको यहीं पे मार के जाएंगे। So hats off to the Pakistan team. It was an amazing, game of cricket. 163 रन पे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान की थोड़ी सी बॉलिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा बात करनी है और काफी ज्यादा तारीफें करनी है यार, कुछ चीजों पे क्रिटिसाइज भी करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी किसके बारे में बात करने के लिए, हम आ जाते हैं शाहीन शाह अफरीदी पर। उनसे हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस गुफ्तगू को। और सबसे पहले हम उनके फिगर्स आपको बता देते हैं कि 3 विकेट्स टेकन फॉर 26 रन इन 8 ओवर। बंदे की आई थिंक 3.5 की इकोनॉमी थी। यार मैं कहता हूँ जब शाहीन चलता है तो पाकिस्तान चलता है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली ऑन अ लाइटर नोट, ये कोई मैं बहुत सीरियस होकर बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि देखो शाहीन अफरीदी की एक रेपुटेशन है वर्ल्ड क्रिकेट में कि वो न्यू बॉल के साथ विकेटें लेता है बंदा। जब वो विकेटें लेता है तो पाकिस्तान सीमिंगली एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि अर्ली ऑन विकेट्स मिल चुकी होती हैं। जब वो विकेट्स ना ले तो फिर मसले मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि फिर ओपनिंग पार्टनरशिप्स बिल्ड होती हैं, और फिर उन्हीं पार्टनरशिप की ऊपर कैपिटलाइज करता है मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर। सो शाहीन अफरीदी का फॉर्म में आना बहुत जरूरी था, शाहीन अफरीदी की विकेटें लेना बहुत जरूरी था। मैंने ये सीरीज प्रीव्यू में भी बात की थी, अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो देख लो, नहीं देखी तो यहाँ पे लगा दूंगा, जब वहां पे जाके देख लेना। मैंने बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शाहीन रेस्ट करके आ रहा है, ये अच्छा रहेगा ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, और ये 2 से 3 विकेट तो हर मैच में निकालेगा। पहला मैच हुआ है ओडीआई का, 2 विकेटें निकाली हैं, दूसरा मैच हुआ है 3 विकेटें निकाली हैं। सो अभी तक भाई की प्रेडिक्शन जो है ना शाहीन के रिलेटेड तो ठीक चल रही है, यानी कि तीसरे मैच में भी 2 या 3 विकेटें निकालनी चाहिए। तो अगर वो ठीक निकली तो फिर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि भाई यहाँ पे प्रेडिक्शन सही चल रही होती हैं, ठीक है। Alright, so now let's talk about Shaheen Shah Afridi's pace and his line and length. देखो पेस की अगर हम बात करते हैं ना, तो यार हम यही कहेंगे कि यार पेस तो बहुत ज्यादा ही नहीं है शाहीन अफरीदी की। शाहीन अफरीदी की जो पेस है वो आई थिंक 120s, लेट 120s, अर्ली 130s में है, और आप उसको ऑन पेपर देखते हो तो आप कहते हो यार ये क्या ही बदतमीजी है, इस तरह का फास्ट बॉलर है। लेकिन फिर आप देखो उसकी लाइन और लेंथ को, वो किन एरियाज को टारगेट कर रहा है, वो कहाँ से बॉल को स्विंग कर रहा है, वो चीजें अगर आप देखते हो तो आप कहते हो यार भाड़ में जाए इसकी पेस, हमें तो इससे काम चाहिए ना, हमें तो ये देखना है कि ये विकेटें कैसे ले रहा है। विकेटें तो वो बंदे ने लेके दी हैं आपको, उसने 3 विकेटें निकाली हैं।
एक विकेट उसकी जो थी वो अर्ली ऑन थी, उसने जैक फ्रेजर मैकग्राथ जो है उसको आउट किया था, लेग बिफोर किया, वो बड़ी अच्छी बॉल अंदर आई थी, इन स्विंगर था। हमने ये देखना है कि कौन हमें किस तरह से फायदा दे रहा है। हमें क्या लगे यार शाहीन की पेस गिर गई भाई, ठीक है, मूव ऑन करते हैं, एज लॉन्ग एज जब तक वो अपनी पेस के साथ वर्क करने को तैयार है, उससे ये बात समझ आ जाती है कि यार मेरी इतनी पेस है, अब मैंने इसी में स्विंग तलाश करनी है, इसी में अपना बेस्ट वर्जन बन के उभरना है, तो हमें उसको उसी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। और ये मैं नजर आया इस सीरीज में, अभी तक ये तो 2 मैच हुए हैं कि शाहीन अपने आप को उस तरह यूटिलाइज कर रहा है, और जो मैनेजमेंट है वो भी उसको उसी तरह से इस्तेमाल कर रही है जो उसका बेस्ट तरीका है। सो आई डिडंट सी एनी पर्टिकुलर रॉन्ग थिंग विद शाहीन शाह अफरीदी's बॉलिंग, आई थिंक ही वाज एक्सेप्शनल। लेकिन जब वहां पर हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शनल होने की, वहां पर हम कैसे बात ना करें हारिस रऊफ की। मेरे सामने हारिस रऊफ के फिगर्स हैं जनाब, 8 ओवर्स बॉल किए, 5 विकेटें ली, 29 रन देख के 5 मारा है भाई ने, जिस तरह हम कहते होते थे पंजा मारा है भाईजान ने। ये इनका दूसरा पंजा ओडीआई क्रिकेट में, पहला जो इन्होंने मारा था वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही था, बट द डिफरेंस इज दैट वाज इन पाकिस्तान, बैक इन 2022, and that team was not as much as full strength as this was, ठीक है, जितनी फुल स्ट्रेंथ टीम की है ना वो उतनी नहीं थी, ठीक है, अच्छे लोग उसमें थे, अच्छे खिलाड़ी थे, प्लेयर्स कहने लगा था मैं, वो प्लेयर्स और खिलाड़ी मिक्स होने लगे थे, उस कैलिबर के प्लेयर्स नहीं थे कि आपको जी इस टीम के साथ कंपेयर कर सकते। और बाय द वे यार वो जो टीम थी वो तो थी एक जस्ट अ टीम, और ये जो अपने अभी टीम के लिए जिनको आपने हराया वो है वर्ल्ड चैंपियंस। पता नहीं क्या हो गया, मेरे आज अल्फाज नहीं मिल रहे, जिस दिन पाकिस्तान जीतता है ना मैं उस दिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, मेरे अल्फाज ही नहीं आपस में मिल रहे होते। हारिस रऊफ पे वापस आते हैं यार, सेकंड ओडीआई 5 और मैं कहता हूँ ही वाज एक्सेप्शनल। एंड हियर समथिंग आई वांट टू गेट ऑफ माय चेस्ट। मैंने बोला था कि यार हारिस रऊफ को मैं नहीं खिला रहा पहले मैच में, मैंने जब अपनी प्लेइंग 11 बनाई थी पहले ओडीआई की, तो मैंने ये बोला था कि मैं वो 3 पेसर्स खिला रहा हूँ स्पेशलिस्ट, जिसमें रऊफ नहीं है और चौथा मेरा आमिर जमाल है, मैं इस तरह कर रहा हूँ। यार क्विकली मुझे समझ आ गई कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस तरह से सोच रहा था कि लास्ट ईयर जो रऊफ की ओडीआई वर्ल्ड कप की कैंपेन थी, मैं उसको सामने रख के सोच रहा था कि नहीं यार इसको रन्स बहुत पड़ते हैं तो रहने देते हैं। मैं ये भूल गया था लिटरली कि रऊफ तो बना ही ऑस्ट्रेलिया में है, तो रऊफ का जो बनने का एलिमेंट था ना कि यार उसको ट्रेन ही मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में किया गया, वो एक तरह से उसका होम ग्राउंड है, वहीं पे उसने T20 की हैट्रिक ली, वहीं पे वो खेलता रहा है। और 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उसमें भी उसने बहुत ही जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट इन मेलबर्न टू। आप जब हम मेलबर्न की बात करते हैं तो हम सिर्फ वो 2 छक्के याद रखते हैं जो विराट कोहली ने लगाए थे हारिस रऊफ को, लेकिन दैट इज नॉट द केस। हारिस रऊफ इज एन एक्सेप्शनल बॉलर इन ऑस्ट्रेलिया। सो यप, दिस इज मी apologizing for what I said earlier, in the series preview video. यार हारिस रऊफ को खेलना चाहिए, ठीक है, there is no doubt about it। और जिस तरह उसने प्रूव कर दिया, 8 विकेटें निकालनी है भाई 2 मैचेस में, जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि हारिस रऊफ की बेस्ट यूटिलाइजेशन कैप्टन और मैनेजमेंट ने किस तरह की है। देखो हमें ये पता था लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में कि हारिस रऊफ आ रहा है, आके उसको पहले ही ओवर में 15-20 रन पड़ते हैं और फिर वो उसी पेस के साथ कंटिन्यू करता रहता है और 100 रन खा लेता है हर मैच में, 80-90-100 रन इतने उसको पड़ रहे थे। विकेटें भी 1-2 बार निकाल लेता था बीच में, लेकिन उन विकेटों का फायदा ही कोई नहीं है अगर आपने 80-90-9 रन दे देने हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फायदा क्या हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान को, फायदा किस तरह से हुआ है, सॉरी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आएगी कि जब लास्ट ईयर ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा था तो हमारे जो कप्तान थे उन्होंने हारिस रऊफ को ओवर देना तथा विद इन द फर्स्ट पावर प्ले, ठीक है, पहले जो 10 ओवर है उसमें ओवर दे देते थे 1 या 2, और उसमें फिर हारिस रऊफ को फेंटी लग जाती होती थी। ये ठीक वैसा ही मसला है जैसे T20 में पहले 6 ओवर में हम कहते हैं कि हारिस को आप ओवर मत दो, 6 खत्म हो जाए 7वां ही आप उसको दे दो, ठीक है, फील्ड खुल जाने दो यार। वो जितनी तेज बॉलिंग करता है, वो हल्का सा भी बैट अगर कनेक्ट हो गया ना उस पर, ठीक है, तो वो बाउंड्री पे चली जाती है बॉल। सो हिज बेस्ट यूटिलाइजेशन इज कि आप फील्ड खोल दो और उसके बाद आप उसको फील्ड सेट करके दो, एक क्लियर प्लान दो कि भाई इस तरह से बॉलिंग करनी है, इस लाइन और लेंथ पे ये फील्डिंग है, कर जा शाबाश। ये आप उसको अगर प्लान देते हो तो मेरा ख्याल है कि फिर वो बेहतरीन है। और ये जो नई मैनेजमेंट आई है, स्पेशली कैप्टन मोहम्मद रिजवान, उनको इसकी पूरी दाद देनी पड़ेगी। उस बंदे ने यही किया है, उस बंदे ने हारिस रऊफ को एक एक्चुअल प्लान दिया है, पावर प्ले के बाद लाता है, शॉर्ट स्पेल्स में लाता है, 3 से 4 ओवर करवाता है, फिर हटा देता है 2-3 ओवर के लिए, फिर लेके आता है शॉर्ट स्पेल में, क्योंकि उसको भी यह बात पता है कि रऊफ को अगर हम इकट्ठा लगा देंगे ना तो रऊफ मार खा लेगा ज्यादा। पहले मैच में पड़ी थी मार, लेकिन उसमें भी विकेट्स निकाल रहा था, वो 2 गेंदों पे 2 विकेट निकाल रही थी, इस मैच में 5 निकाल ली है। हारिस रऊफ को जिस तरह मोहम्मद रिजवान यूटिलाइज कर रहा है ना, आई जस्ट विश कि हमने आज से पहले ओडीआई क्रिकेट में हारिस रऊफ को इस तरह से मैनेज किया होता, इस तरह हम उसको यूटिलाइज करते। लेकिन इट्स नेवर टू लेट।
और मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह ये एक फार्मूला दे दिया आपको, फार्मूले से याद है वैसे आकिब जावेद ने भी कहा था कि ना आपका फार्मूला क्या है टेस्ट क्रिकेट का, बट लेट्स नॉट गेट कैरीड अवे, दैट इज अनदर डिस्कशन फॉर सम अदर डे। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मोहम्मद रिजवान की। यार मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह से वो कर दिया ना काम की, ये है आपका हारिस रऊफ और ये है उसका गेम प्लान, ये है उसकी बेहतरीन यूटिलाइजेशन। इस तरह की इसको फील्ड दो, 4 फील्डर ऊपर ऊपर रखो और इसको कहो जी के आगे मार, यानी कि बाउंसर मार, शॉर्ट बॉल करवा, ये उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन है। ये पूरे पूरे नंबर है मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी को, और मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी जो है ना उन पे हमने बात भी करनी है। अभी अगर हम हारिस रऊफ की बात कर लेते हैं तो यार मैं यही कहूंगा कि भाई रऊफ भाई जो है ना वो जबरदस्त हैं, बेहतरीन किस्म की बॉलिंग की है, पड़खच्चे उड़ा दिए उन्होंने जो है ना ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के, कोई समझ नहीं आई किसी को, कोई उनको कह लो कि जैसे होता है ना स्पिनर को रीड करना, वैसे कोई बंदे को रीड ही नहीं कर सका, किसी को समझ नहीं आई कि किस पेस पे बॉल आ रही है, कितनी स्विंग हो रही है, क्या हो रहा है, हर कोई क्लूलेस था। So hats off to Haris Rauf. This was an amazing, display of bowling from him. मैं कहता हूँ तीसरे हमारे पेसर की बात कर लेते हैं अब हम। तो यार तीसरा पेसर था हमारा नसीम शाह, जिसने 10 ओवर्स बॉल किए, 1 विकेट हासिल की, 65 रन देके। लुक आप ये देखते हो कि यार इसके फिगर्स क्या हैं ऑन पेपर हो, तो आप कहते हो यार 10 ओवर्स 65 रन 1 विकेट, हाँ बस ठीक ही था। लेकिन अगर आपने उसकी बॉलिंग देखी हो, लाइव मैच देखा हो, तो आप ये कहते हो कि यार फेजेस में बहुत अच्छा था, और इतना अच्छा था कि इसकी बॉलिंग पे आई थिंक 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए, 2 कैचेस पिछले मैच में ड्रॉप हुए थे, 2 कैचेस अब ड्रॉप हो गए। सो दोनों गेम्स में 4 कैचेस जो है ना वो ड्रॉप हो गए। तो यार ये बहुत ही अनलकी चीज होती है किसी बॉलर के लिए। दैट मीन्स कि एक बॉलर अच्छी एफर्ट कर रहा है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन अगर फील्डर्स उसकी गेंद पे कैच नहीं पकड़ते तो कहाँ से उसकी विकेटें बनेंगी, कहाँ से उसके रिकॉर्ड जो है ना वो ऊपर जाएंगे, कहाँ से वो अपनी टीम को उस तरह से बेस्ट फायदा दे सकता है। तो यहाँ पे बात आ जाती है फील्डर्स की कि यार फील्डर्स को अपनी चीजें बेहतर करने की जरूरत है। नसीम शाह के अब आप ये फिगर्स देखोगे तो आपको यार ऑर्डिनरी फिगर्स हैं, 1 विकेट तो कोई भी ले लेता है, लेकिन यार अगर आपने मैच देखा है ना तो आप कहोगे कि यार ये बहुत अच्छी बॉलिंग थी इस बंदे की, इसने बहुत एजेस निकालने हैं, बड़ा ट्रबल किया ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को। हैट्स ऑफ टू नसीम शाह, मैं तो यही कहूंगा। पहले मैच में क्रैम्प भी पड़ रहे थे, जिस तरह वो वापस आया फिट होके इस मैच में जिस तरह से उसने बॉलिंग की है, यार जबरदस्त। 100% उसकी डेडिकेशन होती है, वो कुछ नहीं छोड़ता, वो हर एक तरह से तैयार होके आता है और आके अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। मोहम्मद हसनैन की अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो यार मोहम्मद हसनैन ने करवाए 6 ओवर 1 विकेट ली, 27 रन कंसीड किए, और 1 विकेट किसकी ली थी, दैट वाज स्टीव स्मिथ। पहले जो है ना उसने वो उसको एलबीडब्ल्यू करने की कोशिश की, वो बैट पे लगा, उन्होंने एक दूसरे को देखा, उन्होंने कहा जी चलो रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू किया, पता लगा अंपायर कॉल पे स्टीव भाई बच गए हैं। नेक्स्ट बॉल जो थोड़ी सी वाइड आउटसाइड ऑफ थी, एज लगा, रिजवान ने पीछे कैच पकड़ लिया, बेहतरीन किस्म का शोर मचा स्टेडियम में, और हमें पता लग गया कि यार ये जो विकेट मिल गई है ना, इसने कह लो कि वो किला ठोक दिया। ठीक है, तो जबरदस्त किस्म की बॉलिंग मोहम्मद हसनैन की भी। मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि इसको आप तीनों मैचेस खिलाओ रिगार्डलेस ऑफ इस परफॉर्मेंस। मैं तो ये चाहता हूं इसको जिम्बाब्वे में T20 ओडीआई हर आप फॉर्मेट खिलाओ, और इसको पूरा पूरा यूज करो, क्योंकि ये भाई डिजर्व करता है बंदा। वो आपके कंट्री के इलीट डोमेस्टिक कंपटीशन में खेल के आया, उसको टॉप करके आया है। सो दिस इज व्हाट ही डिजर्व्स सम सम फेथ रिवॉर्डेड के यार हाँ ठीक है, हमें आप पे यकीन है, आप हर मैच खेलोगे, हम आपको यूटिलाइज करना चाहते हैं, आपको प्रॉपर फेयर रन देना चाहते हैं। अगर कुछ ना भी हो तो कम से कम आपने उसको अगर प्लेइंग 11 में नहीं खिलाना, लेट्स से फर्स्ट स्ट्रिंग पे प्लेइंग 11 में आपके वो प्लान्स में नहीं है, तो आप कम से कम एक बेंच के लिए बॉलर तैयार कर सकते हो। यार अगर खुदा ना खास्ता कोई मेन बॉलर इंजर्ड हो जाता है तो हम इसको ले आएंगे। सो कम से कम उसी नीयत से इसको हर मैच खिलाओ। अगेन लोग देखेंगे, कहेंगे ये ना ये ऑन पेपर अच्छे फिगर्स नहीं है, लेकिन अगर मैच देखा होगा तो पता होगा कि यार बेहतरीन किस्म की यूटिलाइजेशन हो रही थी इसकी, और जिस तरह इसने स्टीव स्मिथ को आउट किया है, दैट वाज मच नीडेड। हैट्स ऑफ टू मोहम्मद हसनैन। अच्छा जी, हमने बॉलिंग की तो बात कर ली है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के बारे में। देखो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी मैं सैकड़ों दफा शायद बोल चुका हूँ पहले भी कि यार मोहम्मद रिजवान इज द मोस्ट बेस्ट टेक्नीशियन इन पाकिस्तान। ये जितना शूड है, ठीक है, ये बेहतरीन किस्म का लीडर है। ठीक है, हर बंदा इसको फॉलो करता है, इसकी इज्जत करता है, और जो फिर इसके ऑन फील्ड डिसीजंस होते हैं वो तो टॉप नॉच होते ही हैं। सो आज भी वही हमने देखा। पिछले मैच में तो मैंने इसको 10 में से 7 नंबर दिए थे, आज मैं कहता हूँ 10 में से 10 नंबर देते। उस 10 में से 10 नंबर देने की वजह क्या है? वजह यह है कि पाकिस्तान एक तो मैच जीत गया, ऊपर से आज जो उसकी स्ट्रैटेजीज थी वो पिछले मैच से भी शायद ज्यादा अच्छी थी। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, पहले जब बैटिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट गिर चुकी थी, उस वक्त बैटिंग कर रहे थे स्टीव स्मिथ और जॉस इंग्लिश। उस वक्त जनाब आई थिंक 13 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया 78 फॉर 2 था। सो कंफर्टेबली स्कोर बन रहा था, आराम से चल रहे थे। उस वक्त फिर जिस तरह से बॉलर्स अपने चेंज करने शुरू किए, मोहम्मद रिजवान ने हारिस रऊफ को लेके आया, 79 पे तीसरी विकेट गिरी।
ठीक है। और अगर आप उसी तुरानिया में देखते हैं ना, तो साइम अयूब को भी उसने ओवर दिया, क्योंकि ये एक मसला आना था कि भाई आप 4 फास्ट बॉलर्स खिला रहे हो, तो पांचवा आपका बॉलर कौन होगा जो आपको 10 ओवर निकाल के देगा। हारिस रऊफ तो आ गया था, उसने विकेट ले ली थी, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने फिर एक चीज की, उन्होंने जनाब यूज किया साइम अयूब को। साइम अयूब को लेके आया, 2 ओवर करवाए, 7 रन दिए साइम अयूब ने 2 ओवर करवा के। और वो टाइम था जब उसे पता था कि अभी मैं अपने पेसर्स को थोड़ा सा रेस्ट दे सकता हूँ और स्पिनर से 2-3 ओवर निकलवा सकता हूँ। फिर एक विकेट गिरती है, ग्लेन मैक्सवेल आ जाता है, साइम अयूब आता है, ग्लेन मैक्सवेल रिवर्स स्वीप मारता है, साइम को छक्का लग जाता है। उस ओवर के बाद साइम ने ओवर नहीं किया, साइम ने 3 ओवर किए, 14 रन दिए। उसके बाद साइम को ओवर नहीं दिया गया, क्योंकि पता था कि ग्लेन मैक्सवेल स्पिन को खेल लेता है अच्छा, ये फड्डी लगा देगा, ठोक देगा साइम को। सो इसलिए क्या किया गया, साइम को हटा लिया गया, रऊफ को लाया, नसीम को लाया, मोहम्मद रिजवान, और उन दोनों को हर एक एंड से लगा दिया। और क्या हुआ, विकेटें मिलनी शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता ऑस्ट्रेलिया जो है ना पूरी तरह कोलैप्स कर गई। सो ये जो मोहम्मद रिजवान की ऑन फील्ड ब्रिलियंस है ना, जिस तरह की उसकी फील्ड प्लेसमेंट्स होती हैं, जिस तरह वो जानता है कि किस बॉलर को मैंने किस वे में यूज करना है, यही तो उसको एक श्रूड टेक्नीशियन बनाती हैं, यही उसको आपके क्रिकेट फ्रेटर्निटी का बेस्ट कैप्टन बनाती हैं, वो बेस्ट लीडर है अभी के लिए आपका। मैं तो पहले भी बोला था 2027 के वर्ल्ड कप तक अनाउंस कर दो इसको कप्तान, उसके बाद देखना इस आगे क्या करना है, किसको कप्तान बनाना है। अभी ये ना करना कि जी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हटा देंगे, नहीं, इसको आप दो एक लॉन्ग रन, स्पेशली ओडीआई फॉर्मेट में दो, और उसके बाद फिर आप देख लेना कि भाई अगले वर्ल्ड कप के बाद क्या करना है। लेकिन जितनी अच्छी इसकी ब्रिलियंस है ऑन फील्ड, जितना अच्छा ये लीड करता है, ही डिजर्व्स टू लीड दिस टीम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मोहम्मद रिजवान की जब हम कैप्टनसी की बात कर रहे हैं और उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं उनकी कैप्टनसी के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए, वहीं पे हम कैसे ना बात करें मोहम्मद रिजवान द कीपर की। देखो मोहम्मद रिजवान ने आज के मैच में 6 कैचेस पकड़े विकेट के पीछे, दैट इज लाइक equaling the highest world record for taking most catches behind the stumps। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था, ये था सरफराज अहमद के पास 2015 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच हो रहा था, जिसमें 6 कैचेस पकड़े थे सरफराज ने विकेट के पीछे। अब वो रिकॉर्ड इक्वल कर दिया रिजवान ने, रिकॉर्ड उस बंदे ने तोड़ ही देना था। 7वां कैच भी आया था उसके पास 147 पे, ऑस्ट्रेलिया का एडम जैम्पर का कैच आया था, लेकिन वो रिजवान भाई ने ड्रॉप कर दिया, कर तो नहीं दिया, खैर हो गया। अगर वो पकड़ लेते तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता कि 7 कैचेस एक विकेटकीपर ने एक मैच में पकड़े हैं, और इतने कभी नहीं किसी ने पकड़े। लेकिन अभी भी जॉइंट रिकॉर्ड है उनका और सरफराज भाई का। सो दैट्स लाइक अमेजिंग। हम पहले भी कह चुके हैं यार, बंदे की कीपिंग बहुत अच्छी है, बंदे के जो फिटनेस है, रिफ्लेक्सेस हैं, टॉप नॉच है। सो लीडर भी अच्छा है, कीपर भी अच्छा है, बैटर भी अच्छा है, ऑल तो पिछले मैच में अच्छा नहीं था किया, लेकिन दैट ऑन अ लाइटर नोट, overall he is the best we've got right now and he should be leading this team all the way to the 2027 cricket world cup। पाकिस्तान बॉलर्स ने बेहतरीन डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को, और इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया ऑस्ट्रेलिया को 163 पे, यानी कि 164 का टारगेट था पाकिस्तान को। नाउ लुक, ऑलरेडी हमें ये आइडिया था कि सेकंड इनिंग्स में पिच थोड़ी सी इजी हो जाएगी बैटिंग के लिए, थोड़ा सा विकेट फ्लैट आउट हो जाएगा, लेकिन हमें एक चीज़ का डर लग रहा था कि हमारे ओपनर्स कौन है, अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, जिन्होंने मेरा ख्याल है आज तक 30 से ऊपर की शायद कभी पार्टनरशिप नहीं थी लगाई ओपनिंग में। तो हमें इस चीज़ का डर लग रहा था कि यार अगर ऊपर ही 2 विकेटें पड़क करके गिर गई पहले 5 ओवर में, तो नीचे तो और प्रेशर आ जाना कि भाई अब चेज कैसे करना है। इवन दो उम्मीद तो थी कि चेज कर लेंगे चाहे 9वीं विकेट पे करते, लेकिन ये था कि यार ऊपर से अगर एक अच्छा स्टैंड मिल जाए, एक अच्छा स्पार्क मिल जाए, तो बहुत ही अच्छा काम होगा। एक अच्छी फाउंडेशन अगर ऊपर सेट हो जाए तो फिर जबरदस्त किस्म का चेज हो सकता है। और क्या हुआ, वही हुआ। पहले तो न्यू बॉल को बड़े अच्छे तरीके से सी ऑफ किया साइम अयूब ने इन पर्टिकुलर, क्योंकि उस बंदे ने 6 रन बनाए थे 24 गेंदें खेल के, एट 1.6 रन और 24 गेंदों से पहुंचा 37 रन पे 40 गेंदों पे। तो उसने कवर भी अच्छा किया, कैचअप नॉक उसका अच्छा था, लेकिन उसके बाद उसने डोमिनेट भी किया। और यहां से हम बात कर लेते हैं साइम अयूब की। तो यार साइम अयूब की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि कितना जबरदस्त किस्म का टैलेंट है और कितना अच्छा इसका स्किल सेट है। हमने डोमेस्टिक में देख लिया, PSL में देख लिया, चैंपियंस कप में देख लिया। तो यार अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करता हूँ अपनी। देखो जब पिछले महीने पिछले से पिछले महीने सितंबर की बात है, चैंपियंस कप चल रहा था, साइम अयूब ने एक मैच में खुद कप्तानी की और रन्स बनाए 156, ठीक है, वो उसका हाईएस्ट स्कोर था उस टूर्नामेंट में। मैंने उस वीडियो में बोला, उस मैच के रिव्यू वीडियो में, कि साइम अयूब्स एरा हैज बिगन, ये अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा, अब ये नीचे नहीं जाने लगा, अब इसका राइज दुनिया देखेगी। मैंने ये प्रेडिक्शन की। उसके बाद साइम अयूब ने एक एक्सेप्शनल इनिंग्स खेली 77 रन की इंग्लैंड के खिलाफ सेकंड टेस्ट की फर्स्ट इनिंग्स में, जब 2 विकेटें गिर चुकी थी ऑलरेडी।
तो वहाँ पे उसका जो टेम्परामेंट नजर आया, पता लगा कि यार हाँ ये टेस्ट का प्रॉपर प्लेयर हो सकता है अगर इसको थोड़ा डेवलप किया जाए। वो टेस्ट क्रिकेट का बेहतरीन नॉक था साइम अयूब का, एंड इट वाज माय पर्सनल फेवरेट नॉक ऑफ साइम अयूब टिल डेट। आज हमने देखा कि साइम अयूब ने किस तरह जबरदस्त तरीके से पीक ऑस्ट्रेलियन अटैक को क्या मैं कहूँ, धो दिया, ठीक है, फड़का दिया। मैं जो भी इसका कहूँ ना, लफ्ज छोटा पड़ जाएगा। जितनी खूबसूरती से उस बंदे ने बैटिंग की और फैंटी लगाई ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, स्पेशली छक्के मारे उसने स्टार्क को, कमिंस को, नो लुक शॉटें मारी भाई। मैं कहता हूँ हमारा नो लुक स्टार बॉय है, उसने नो लुक शॉट्स मारी बड़े ही जबरदस्त अंदाज में, छक्के कराए। मेरा ख्याल है 6 छक्के मारे उसने, 5 चौके मारे, 82 रन स्कोर किए उसने टोटल, और बेहतरीन किस्म की इनिंग्स थी साइम अयूब की। मेरा बहुत दिल खुश हुआ इसकी बंदे की इनिंग्स देख के। मैंने कहा यार जबरदस्त है। एक टाइम पता लग रहा था सेंचुरी करेगा, लेकिन फिर वो इनसाइड आउट खेलने के चक्कर में हुआ, पीछे कैच हो गया। सो रिगार्डलेस ऑफ द विकेट, ये बहुत ही शानदार इनिंग्स थी, और यही वो इनिंग्स है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं साइम अयूब से। हमें इसी चीज की तवक्को है कि ये बंदा अप दी ऑर्डर आके जहाँ पे थोड़ा सा ग्राइंड करना पड़ता है, न्यू बॉल को सी ऑफ करना पड़ता है, वो करेगा, और फिर फैंटी लगाएगा, अपना नेचुरल गेम खेलेगा, और ऑल ओवर द ग्राउंड खेलेगा। ये हम इसे एक्सपेक्ट करते हैं, और इसने परफेक्टली वो चीज़ हमें आज दी है। हैट्स ऑफ टू साइम अयूब। मैं कहता हूँ तालियां होनी चाहिए इस बंदे के लिए, ठीक है। और let's hope that he continues to do this, ठीक है। And I'm not against the idea of Saim and Abdullah Shafiq opening, but I would love to see Saim Ayub and Fakhar Zaman open someday as well in ODI cricket, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो जो ओपनिंग होगी ना, वो बड़ी ज़बरदस्त हो सकती है। अगर दोनों तरफ से बंदे अटैक करें ना, 10 ओवर में आपका 100 हो सकता है मेरे ख्याल में, ठीक है। बट दैट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर डे। अब्दुल्ला शफीक ने भी दूसरी तरफ बहुत जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली, 64 रन स्कोर किए, 69 बॉल्स पे 2 छक्के मारे, शॉर्ट बॉल पे भी छक्का मारा, स्लॉग स्वीप भी मारी एडम जैम्बा को, और उसके अलावा जो चौके मारे वो तो जबरदस्त ही थे। इवन के एक चौका उसने मारा था हेजलवुड को, जिसपे हेजलवुड भी तालियां बजाने लग गया था। पहले तो मुझे समझ नहीं अप्रिशिएट कर रहा है या टॉन्ट कर रहा है, लेकिन फिर मुझे समझ आ गई थी कि नहीं, अप्रिशिएट ही कर रहा है अब्दुल्ला शफीक को। सो यार अब्दुल्ला को भी ये बड़ी ज़रूरत थी इन रन की, स्पेशली जितना गंदा वो आउट हुआ था पिछले मैच में। इट वाज मच नीडेड कि वो कुछ करता और वो दिखाता कि नहीं भी, आई एम द गोट एट व्हाट आई डू एंड आई एम द बेस्ट प्लेयर यू गॉट आफ्टर बाबर आजम टेक्निकली, ठीक है। सो उसने वो चीज़ दिखाई है कि हाँ मैं अटैक कर सकता हूँ। और मुझे लगता है पता नहीं क्यों यार कि अब्दुल्ला की जो बेस्ट गेम है ना, वो अटैक करना ही है। वो जब आता है ना अटैकिंग माइंडसेट से, अटैकिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने 6 गेंदों पे 6 छक्कों की ट्राई करनी है। अटैकिंग का मतलब ये होता है कि आपने बैड बॉल्स को पनिश करना है, और जो गुड बॉल्स भी आ रही हैं कुछ को रिस्पेक्ट करना है, और कुछ पे रन निकाल रहे हैं सिंगल डबल यानी। तो वो जो तरीका है ना खेलने का, वो अब्दुल्ला शफीक को सूट करता है मेरे ओपिनियन में। उसको इसी तरह खेलना चाहिए, ना कि वो टू डीप लेके जाने की कोशिश करे और उस चक्कर में वो आउट हो जाए, जो उसने पिछले मैच में किया था। इस मैच में अब्दुल्ला शफीक जिस तरह खेला है, मेरे ख्याल में दैट इज द परफेक्ट वे फॉर हिम टू कंटिन्यू प्लेइंग लाइक दिस, स्पेशली इन ओडीआई क्रिकेट, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में वो ग्राइंड कर सकता है, वो रुक सकता है मौके की मुनासबत से, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में उसका ये बेस्ट रोल रह सकता है कि वो आए और आके बैड बॉल्स को पनिश करे। टू डीप ले जाने वाले कॉन्सेप्ट में ना है कि जी मैंने 20 रन बनाने हैं 36 गेंदें खेल के, 40 गेंदें खेल के। उसका गोल यही होना चाहिए कि मैंने 40 करने हैं तो 40 गेंदों पे करने हैं। तो अब्दुल्ला शफीक की जो इनिंग थी वो बहुत जबरदस्त किस्म की थी। और अगर हम ओवरऑल बात करते हैं इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप की, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की, देखो क्या थी इनके टोटल रन, आई थिंक 130 प्लस इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप गई है। मैं एक स्टैट पढ़ रहा था कि 1985 के बाद ये ओपनिंग पार्टनरशिप लगी है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के ही अगेंस्ट, जो 100 से ऊपर गई है। इससे पहले ऐसी पार्टनरशिप नहीं हुई, 1985 में हुई थी और उसके बाद आज हुई है 2024 में। सो दैट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर साइम अयूब एंड अब्दुल्ला शफीक। और यार कितने इनके नशेबो फराज चल रहे थे, और ये कह लो कि नीचे जाई जा रहे थे कि कभी 15 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, कभी 6 की, कभी 9 की, कभी 0 की, इस तरह ही चल रहे थे। और अब उन्होंने एक पार्टनरशिप मारी है तो उन्होंने सारे गिले शिकवे दूर कर दिए और दिखाया कि भाई हमारी कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी हो सकती है। तो इस पे भी पूरे नंबर जाते हैं साइम अयूब को, अब्दुल्ला शफीक को। मैं कहता हूँ कि जबरदस्त उन्होंने उधर ही मैच किल कर दिया था। स्पेशली जो पहले 10 ओवर थे ना, 47 रन आई थिंक पाकिस्तान ने बनाए थे पहले 10 ओवर में, वहीं पे मैच किल हो गया था बेसिकली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर पड़ गया था। और जिस तरह से फिर साइम अयूब ने कंटिन्यू किया, 18 ओवर्स में 122 कर चुका था पाकिस्तान कर्टेसी ऑफ साइम अयूब, मॉन्स्टरस सिक्सेस बाय द वे। वो जो एक साइकोलॉजिकल अटैक हुआ ना ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स पे, वो बड़ा ही जबरदस्त है। और आई थिंक उससे वो जल्दी हील नहीं करने लगे। साइम अयूब आउट हुआ तो बाबर आजम आ गया, और बाबर आजम ने फिर छक्का मार के मैच फिनिश किया, और 1-1 से सीरीज लेवल हो गई पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज। पाकिस्तान भी एक मैच जीत चुका है, ऑस्ट्रेलिया भी एक मैच जीत चुका है। ये पहला मैच जो था हमने
वो भी ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट नहीं करने दिया। हमने उनको गले से पकड़ लिया था कि आज नहीं जीतते तुसी, लेकिन फिर वो जीत गए। और ये जो अब दूसरा मैच था, ये तो हमने उनको दोनों हाथों से उनका गला दबा दिया और हमने कहा आज तो जीतने ही नहीं देना, आज तो हम अपना हक लेके जाएंगे। तो हमने आज तो उनको हरा ही दिया है। अब सीरीज हो गई है 1-1 से लेवल। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि 2-1 ही होगा, 2 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, 1 पाकिस्तान जीतेगा। बट दिस इज पाकिस्तान, यू नेवर नो एनीथिंग अबाउट दिस, यू कैन नॉट राइट ऑफ पाकिस्तान। दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड वंस अगेन इन द लास्ट 3 to 4 वीक्स कि पाकिस्तान को आप कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते। सो थर्ड ओडीआई अब होना है पर्थ में संडे वाले दिन। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान उस मैच में क्या करता है, किस तरह से कम बैक करता है और क्या इस विनिंग मोमेंटम को कंटिन्यू कर पाता है या नहीं, या फिर ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक करेगा और सील कर देगा सीरीज को। छोटी सी अपडेट ये भी है ऑस्ट्रेलिया के थर्ड मैच के स्क्वाड से रिलेटेड कि ऑस्ट्रेलिया के जो कुछ बड़े प्लेयर्स हैं, मेन प्लेयर्स हैं, जैसे पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, उसके अलावा मिचेल मार्श हो गया, या और 2-3 नाम हो गए, वो तीसरा ओडीआई नहीं खेलने वाले क्योंकि उनको बॉर्डर गवास्कर जो ट्रॉफी है बीजीटी इंडिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनकी तैयारी करनी है, प्रेपरेशन करनी है। सो वो ऑफ हो जाएंगे 2 मैचेस के बाद ही वो जाकर तैयारी करेंगे। थर्ड मैच में जॉस इंग्लिश कैप्टन करेगा ऑस्ट्रेलिया का, और फिर जो आगे T20 सीरीज आ रही है उसमें तो कंप्लीटली एक डिफरेंट स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया का, और उसमें भी कप्तान जॉस इंग्लिश ही होगा। सो अगर आप इस चीज़ को देखते हो तो आप कहते हो कि पाकिस्तान हैज़ अ रियल अपॉर्चुनिटी at beating Australia in their backyard in 2024। लेकिन फिर then again I wouldn't get my hopes too up, क्योंकि मेरा ख्याल है कि यार ये पाकिस्तान, इनका कोई पता नहीं होता, ये एक मैच बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं, अगले मैच में बहुत नीचे चले जाते हैं। लेकिन फिर मैं ये भी दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ये जो मेरी सोच है ये गलत हो जाए और पाकिस्तान वाकई 2 बैक टू बैक मैचेस जीत के सीरीज मार दे ऑस्ट्रेलिया को, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट होगा मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी के लिए, और इससे काफ़ी ज़्यादा मोराल जो है ना टीम का वो आई हो जाएगा। तो अब जो संडे को तीसरा ओडीआई होना है, मैं तो उसके लिए बड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ड्रामा होगा उस ओडीआई में और बड़ा ही एक ज़बरदस्त गेम ऑफ क्रिकेट देखने को मिलेगा, जैसा कि हमें पहले भी 2 देखने को मिल गए हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका क्या ख्याल है, आपको लगता है कि पाकिस्तान ये सीरीज जीत पाएगा या फिर ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक करेगा और जीत लेगा ये सीरीज। Whatever you think, do let me know in the comments। बाकी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक भी कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सोशल मीडिया पर फॉलो मस्ट है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।